हेलो दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि प्यार कभी मरता नहीं और अगर जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान इस दुनिया से चला भी जाए तो फिर आपको उसके हेलुसिनेशंस आने लग जाते हैं जिसमें वो इंसान आपको अपने पास नजर आता है और ये फीलिंग्स बिल्कुल रियल लगती है। हमारी ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल लीड टैंग जिंगशिंग की कब्र का सीन दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड सुशा को दिखाया गया जो कि बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि आज उसके लवर टैंग जिंगशिंग की डेथ हो गई है और ये सभी लोग उसके फ्यूनरल पर ही आए थे। सुशा कॉफिन में टैंग जिंगशिंग की डेड बॉडी को देखकर सोच रही थी कि आज से 3 दिन पहले हम दोनों की शादी होने वाली थी। तुमने कहा था कि तुम जल्दी ही अब्रॉड में बिजनेस वर्क खत्म करके वापस आ जाओगे और फिर हम दोनों की शादी होगी। मैंने तुम्हारे लिए कितना खुशी से इंतजार किया। अब इस रियलिटी को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि दुल्हन बनने से पहले ही मैं विधवा हो गई। तुम जानते हो ना कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं। तुम्हें बुलाकर मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी। बारिश में खड़ी उसके माइंड में यही सारी बातें चल रही थी जबकि बाकी के लोग टैंग जिंगशिंग को दफनाकर वहाँ से वापस चले गए। बहुत टाइम गुजरने के बाद सुशा भी झुकते हुए उसके कब्र को किस करती है और फिर वहाँ से मुड़ते हुए वापस जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी तो उसने देखा कि टैंग जिंगशिंग उसके सामने खड़ा था। उसे भी सुशा का ऐसे सैड रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फौरन से उसका अम्ब्रेला हटाते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगा। इस वक्त तो सुशा भी सिर्फ उसे अपने करीब चाहती थी। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ सुशा टैंग जिंगशिंग का नाम चिल्लाते हुए जाग उठी। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आते हुए कहता है कि सुशा तुम उठ गई हो और वो पूछने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आई। हुजियान ने बताया कि कल तुम कब्रिस्तान में बेहोश हो गई थी जबकि सुशा उसकी ये बात सुनकर सोचने लगी कि कल की वो किस मुझे इतनी रियल क्यों लगी जैसे टैंग जिंगशिंग मेरे पास ही हो। प्रेजेंट में हुजियान उसे समझा रहा था कि देखो सुशा, हम मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। तुम्हें भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक वर्ल्ड टूर बुक करवाया है। तुम्हें इस पर जाना चाहिए। तुम इसे अपने लिए हील होने का एक चांस समझ लो। नेक्स्ट सीन हमें 6 मंथ्स बाद का दिखाया गया। सुशा वर्ल्ड टूर से वापस आते हुए दिल ही दिल में कह रही थी कि 6 महीने गुजर गए लेकिन मेरे दिल के अंदर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। टैंग जिंगशिंग, अब मैं मजीद इस तकलीफ से नहीं चुप सकती और इस शहर में मुझे अब तुम्हारे बगैर ही रहना होगा। ये सब कुछ सोचते सोचते वो घर में इंटर हो गई थी और सोफा पर बैठ जाती है। उसे ये तक ख्याल नहीं आया कि उसने किसी के लैब पर सर रख दिया। वो भी कोई और नहीं बल्कि टैंग जिंगशिंग ही होता है जो कि इसे कहने लगा कि ओह हेलो लड़की, ये तुम क्या कर रही हो। सुशा ने जब उसे देखा तो शॉक्ड हो जाती है कि क्या फिर से हेलुसिनेशन, प्लीज तुम मत बोलो। और फिर जल्दी से अपने फोन में सर्च करने लगी कि हेलुसिनेशन क्या है और क्यों होता है, जिससे उसको पता चला कि अगर आपको हेलुसिनेशंस आते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको सिजोफ्रेनिया हो गया हो। अब वो टैंग जिंगशिंग को देखकर सोच रही थी कि क्या मैं सच में बीमार हूँ और उसे हाथ लगाकर टच करने की कोशिश करने लगी। वो भी इसे हैरानी से देखते हुए पूछने लगा कि क्या तुम सच में हुआ रोई हो। जबकि सुशा अपने कान बंद करते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुन रही, मैं जानती हूँ कि ये झूठ है। टैंग जिंगशिंग उसे पागल लड़की कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला था जबकि सुशा उसे हक करते हुए कहने लगी कि तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा वरना तो मैं सच में ही पागल हो जाऊंगी। तभी दूसरी तरफ से उसकी स्टेप मॉम न्यानची आते हुए कहने लगी कि न्यान भाई, क्या ये तुम हो। सुशा सुनकर हैरान हो गई कि क्या आपको ये लड़का नजर आ रहा है। न्यानची अभी भी न्यान भाई से कह रही थी कि भाई अगर तुम वापस आ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुशा हैरान हो जाती है कि भाई क्या ये तुम्हारा भाई है, ये टैंग जिंगशिंग की तरह क्यों लग रहा है। न्यानची को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि तुम भी वापस आ गई हो तो चलो हमारे साथ ही डिनर कर लेना। और हाँ, इनसे मैं तुम्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये मेरा भाई न्यान भाई है। अब रिश्ते में तुमसे बड़ा है तो तुम्हें इसे अंकल कहना चाहिए। सुशा उसे देखते दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये लड़का हूबहू टैंग जिंगशिंग की तरह कैसे दिख सकता है और अब मैं इसे अंकल क्यों कहूँ। रूम में आकर भी वो इसी कश्मकश में थी कि दुनिया में 2 लोग बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं। या तो फिर मैं टैंग जिंगशिंग को बहुत मिस कर रही हूँ इसलिए मुझे न्यान भाई उसकी तरह लगा, वरना तो वो कितना एरोगेंट है। पर सामने ही स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर इंसान बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरता है तो ये पॉसिबल है कि उसे अमीजिया हो जाए। अब वो सुनकर सुशा दोबारा से सोचने लगी कि कहीं टैंग जिंगशिंग को भी अमीजा तो नहीं हो गया और वो अपनी सारी यादाश्त खो चुका हो। एक इंसान अपनी यादाश्त तो खो सकता है मगर उसकी बॉडी तो चेंज नहीं हो सकती ना। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। इसके बाद उसका राउंड 1 शुरू हो गया था। न्यान भाई के रूम में जाकर वो देखना चाह रही थी कि अगर वो क्रेयोन की अंडरवेयर यूज करता है तो वो जरूर टैंग जिंगशिंग ही होगा क्योंकि इस एज में सिर्फ टैंग जिंगशिंग ही वो वेयर कर सकता है। उसका ये वाला शक तो बिल्कुल ठीक निकला मगर सिर्फ इससे ये बात साबित थोड़ी ना हो
सकती थी कि वो टैंग जिंगशिंग है, इसलिए उसने राउंड 2 पर काम करना शुरू कर दिया कि अगर वो सच में ही टैंग जिंगशिंग है तो फिर उसको इस वेल के बारे में जरूर याद होगा। नेक्स्ट सीन में वो उस वेल को पहनकर न्यानबई की तरफ भागते हुए कह रही थी कि टैंग जिंगशिंग मुझसे दोबारा से शादी कर लो। इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो गया था और वो गिरने ही वाली होती है। न्यानबई ने उसे बचाते हुए हक कर लिया। उसकी ये मूवमेंट, उसका ये हक करना सुशा को बिल्कुल टैंग जिंगशिंग की तरह ही लगा। फौरन से कह भी दिया कि मुझे पता था तुम टैंग जिंगशिंग ही हो, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना। जबकि न्यानबई उसकी वेल उतारते हुए कहने लगा कि मिस हुआ रुई, क्या तुम इस दिन में भी कॉस्प्ले खेल रही हो? असल में उसका फैमिली नेम हुआ रुई था, लेकिन टैंग जिंगशिंग ने उसे हमेशा सुशा कहा तो वो खुद को सुशा ही कहलाना पसंद करती थी। इसके बाद उसका थर्ड राउंड शुरू हो जाता है कि अगर वो सच नहीं बता रहा तो उसकी बॉडी सच बता देगी। असल में टैंग जिंगशिंग को मिल्क से एलर्जी थी। सुशा उसे मिल्क का गिलास देते हुए कहती है कि अगर आपने इसे पी लिया तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। न्यानबई उसे पी लेता है और सुशा उसे हक करते हुए कहने लगी कि देखा, तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। मुझे पता था कि तुम टैंग जिंगशिंग ही हो क्योंकि तुम दूध नहीं पी सकते। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? न्यानबई उसको खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई। मैंने तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट की, मैंने दूध को पिया, अभी भी तुम खुश नहीं हो। सुशा बेचारी उसे क्या ही कहती, अगेन सॉरी करके वहाँ से भाग निकली। आफ्टर दैट रूम में आकर उसने टैंग जिंगशिंग का सामान ओपन किया। उसमें से एक बाल निकालते हुए कहने लगी कि अब आखिरी ऑप्शन बचा है डीएनए टेस्ट करवाने का, और ये उसका फाइनल राउंड होने वाला था। इसके बाद वो चोरी छुपे न्यानबई के पास जाकर उसका एक बाल लेना चाह रही थी, मगर उसने पिक्चर क्लिक करते हुए इसे पकड़ लिया था और ये बहाना करते हुए कहने लगी कि मैं सोच रही थी आपको हेडेक हो रहा होगा, क्यों ना अंकल मैं आपका हेड मसाज कर दूं। मैं बहुत अच्छा मसाज करती हूँ, सच में। आप यहीं पर रुके, मैं जल्दी से ऑयल लेकर आती हूँ। आफ्टर दैट मसाज के दौरान चूषा कोशिश कर रही थी उसका एक बाल उतारने का, लेकिन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और आखिरकार न्यानबई कहने लगा कि चलो बस कर दो, मसाज हो गया है। बेचारी चूषा का मकसद तो अभी पूरा हुआ ही नहीं था, इसलिए वो इसे जबरदस्ती रोकने लगी कि नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तक तो मैंने आपको अपनी सारी टेक्निक्स दिखाई ही नहीं। इस जबरदस्ती के चक्कर में उसने एक और कांड कर दिया कि सारा का सारा ऑयल न्यानबई के मुंह पर गिरा दिया और फिर उसे देखकर इसे हंसी भी आने लगी। लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आई। जब न्यानबई शावर लेकर बाहर निकला तो ये उसके सामने ही खड़ी थी कि क्यों ना मैं आपके बाल ड्राई कर दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें। ये कहते कहते वो स्लिप होकर नीचे गिर गई और साथ ही साथ उसके टॉवल को भी नीचे गिरा देती है। हाय बेचारी, माफी मांगते मांगते उसने दूसरा कांड कर दिया था। इवन के न्यानचे ने भी आकर ये वाला सीन देख लिया था और कहने लगी कि ये हो क्या रहा है। न्यानबई भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा कि हो रुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि चूषा उठकर वहाँ से भागते हुए कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और उसका टॉवल नीचे गिरा पड़ा था। नेक्स्ट सीन में न्यान किसी आदमी का पीछा कर रहा था जो कि किसी लड़की से बात करते हुए कह रहा होता है कि आप फिक्र नहीं करे, हम हुआ ग्रुप को पूरी तरह से रॉइन करने का प्लान बना चुके हैं। हुआ ग्रुप सुशा के डैड की कंपनी थी, मगर न्यानबई को उसमें क्या इंटरेस्ट है ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। खैर फिलहाल तो वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए उस आदमी के पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता है और बाहर आकर अपनी कैप पहन दी, अपनी जैकेट भी चेंज कर ली ताकि उसे कोई पहचान ना सके। गाड़ी में बैठकर वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे लगता था मैं धीरे धीरे करके अपना बदला ले लूंगा, लेकिन मिस हुरुई के वापस आ जाने की वजह से कहीं मेरा प्लान गड़बड़ ना हो जाए। अब मुझे जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। आफ्टर दैट घर आकर वो अपनी सिस्टर से बात करते हुए कह रहा था कि मैंने चैट हिस्ट्री अच्छे से चेक कर ली, डायमंड बीट के डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के स्टडी रूम में है। न्यानची बोली मगर वो तो हर वक्त लॉक रहता है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी भी तरह मौका ढूंढकर चाबी निकाल लूंगी। और न्यानबई बोला कि ठीक है, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। थोड़ी ही देर में न्यानची चाबियां लेकर पहुँच आई और वो कहती है कि डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट में हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर हुआ ग्रुप ही है। एक बार हमें हुआ ग्रुप का नेक्स्ट स्टेप पता चल जाए तो फिर ये प्रोजेक्ट 100% हमारे हाथों में होगा। न्यानबई चाबी को साइड पर फेंकते हुए कहने लगा कि अभी तो मैं स्टडी रूम में जा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड घर है। और वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, कल हम दोनों बाहर जाने वाले हैं तो तुम पीछे से अपना काम कर देना। ये बात अभी चल ही रही थी कि ऊपर से लाइट ऑन हो गई और ये दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सुशा थी जो कहने लगी कि माफ करना, मुझे जरा भूख लगी थी, बस ब्रेड लेने के लिए आई हूँ, आप दोनों अपनी कन्वर्सेशन को जारी रखो। न्यानबई ने देखा कि उसने तो चाबियां ब्रेड के पास ही फेंकी हुई थी। अब इससे पहले कि सुशा उसे देख पाती, वो जल्दी से सुशा का हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। सुशा को बिल्कुल टैंग जिंगशिंग वाली वाइब्स आ रही थी, जबकि न्यानबई अपनी सिस्टर से कहने लगा कि आप प्लीज अपने रूम में जाकर आराम करो, मुझे इससे प्राइवेटली कुछ बात करनी है।
उसके जाने के बाद सुशा इससे पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, और ये बोला कि यकीनन वो लड़की तुम ही थी। सुशा फिर से पूछने लगी कि कौन कौन लड़की। न्यान भाई बताने लगा कि आज से 6 महीने पहले मैं कब्रिस्तान गया था अपने एक दोस्त को विजिट करने के लिए, और वहाँ एक पागल सी लड़की ने मुझे पकड़कर किस करना शुरू कर दिया। क्या वो लड़की तुम ही थी? सुशा उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने लगी कि क्या वो इल्यूशन नहीं था, और फिर उसको खुद से दूर करते हुए कहने लगी कि क्या वो तुम थे? मुझे क्लियरली याद है कि तुमने मुझे किस करना स्टार्ट किया था। इसी दौरान उसे याद आया कि यहाँ पर तुम और मैं का तो सवाल है ही नहीं, बल्कि मैंने इस अंकल को टैंग जिंगशिंग समझकर किस किया। कितने एम्बेरसमेंट की बात है। न्यान भाई बोला कि सच बताऊं तुम में किसिंग करने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब कहने को तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ, वरना तो मैं तुम्हें सिखा देता। बेचारी सुशा बहुत ज्यादा एम्बेरस थी और कुछ भी कहे बगैर दबे पांव वहाँ से निकल गई। इधर न्यान भाई शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी नजर चाबी पर नहीं पड़ी। इधर सुशा रूम में आकर सोच रही थी कि क्या तुम सच में ही टैंग जिंगशिंग नहीं हो। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। होजियान सुशा को उसकी बर्थडे पर सरप्राइज देता है और वो काफी ज्यादा खुश भी हो गई थी। पूछने लगी कि तुम्हें इस बार भी मेरी बर्थडे याद थी? वो बोला कि मुझे याद कैसे ना हो, आखिर ये दिन है ही तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट। सुशा कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से तुम मेरी लाइफ में हो, क्योंकि तुम हर बार मेरी बर्थडे को याद रखते हो। इसके बाद बातों ही बातों में सुशा कहने लगी कि वो देखो शूटिंग स्टार, जबकि होजियान को कुछ नजर नहीं आया। तो वो कहने लगा कि हो सकता है वो शूटिंग स्टार टैंग जिंगशिंग हो, वो भी तुम्हें वहाँ से देख रहा होगा और तुम्हें सैड देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर सुशा काफी ज्यादा सैड हो जाती है, जबकि होजियान उसे बर्थडे गिफ्ट देते हुए कहने लगा कि ये तुम्हारे लिए। देखने के बाद वो कहने लगी कि HRY यानी कि हुरुई, ये तो मेरा ही नाम है। वो बोला कि हाँ, मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता था कि टैंग जिंगशिंग अब हमारे बीच में नहीं रहा, तो तुम्हें भी अब खुद को मिस सुशा नहीं कहना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। सुशा को ये सब बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई स्टडी रूम जाना चाह रहा था, मगर एंड टाइम पर सुशा घर पहुंच आई। अब उसे देखकर ये पूछने लगा कि तुम कहाँ थी इतनी रात को, इतनी देर से क्यों आ रही हो? ये बोली कि आपने इस तरह से मुझ पर नजर रखना कब से शुरू कर दी? और वो बोला कि अब तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखूं। सुशा उसे जवाब देना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी कहने लगी कि आज मेरी बर्थडे है और मैं फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। मिस्टर अंकल, क्या आपके लिए इतना जवाब काफी है? और फिर आगे चलने लगी। न्यान भाई सोच रहा था कि आज किसी भी तरह मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, तो दिल ही दिल में प्लान बनाकर उसे रोक लेता है कि अगर आज तुम्हारी बर्थडे है तो क्यों ना हम दोनों भी सेलिब्रेट करें। मैं यूएस से एक अच्छी वाली वाइन लेकर आया हूँ, चलो उस बोतल को ओपन करते हैं। सुशा भी इसके लिए मना नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में काफी सारी वाइन पीने के बाद भी सुशा ड्रंक नहीं हुई, तो वो कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ने अच्छी वाली वाइन कहकर स्कैम किया है, क्योंकि ये तो हमारे पास वाले स्टोर की ड्रिंक लग रही है। न्यान भाई बोला कि मुझे क्या पता था कि तुम इतनी अच्छी ड्रिंकर होगी, और दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि हर हाल में इसका ड्रंक होना जरूरी है, वरना तो मेरा काम कैसे होगा। इसलिए वो कह देता है कि मेरे पास कुछ और वाइन भी है, चलो उसे ट्राई कर देते हैं। नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया गया, जहाँ सुशा पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी। अब वो न्यान भाई को भी टैंग जिंगशिंग समझने लगी थी। उसे कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, जबकि न्यान भाई उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम ड्रंक होती ही नहीं, तो फिर ये सब कुछ क्या है? और इसी दौरान उसका लॉकेट दूर जाकर गिरा। सुशा उसके पास जाकर उठाते हुए कहती है कि माय हनी लव, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं तुम्हें ब्लो करती हूँ, अब तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। न्यान भाई उसकी ये हरकतें देख रहा था, जबकि इधर सुशा को टैंग जिंगशिंग की याद आई। आज से 1 साल पहले उसने खुद ही इस लॉकेट को डिजाइन करके सुशा को गिफ्ट में दिया था और वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए और भी कई सारे बनाऊंगा। दोनों ने मिलकर इसे हनी लव का नाम भी दिया था। प्रेजेंट में वो न्यान भाई की तरफ देखकर कहने लगी कि टैंग जिंगशिंग, तुम कितने बुरे हो, मुझसे राज छुपा कर रखते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसके पास जाकर कभी उसके फेस को टच करती है और कभी उसके नेक को कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। न्यान भाई उसे धीरे धीरे करके रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बजाय रुकने के वो इसके गोद में आकर बैठ जाती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे एब्स और तुम्हारे 6 पैक्स भी देखने हैं, क्या ये अभी भी पहले की तरह ही हैं? न्यान भाई उसके हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि हुरुई, अब अगर तुम दोबारा हिली तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। लेकिन वो बाज नहीं आती और कहने लगी कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले मैंने कभी ना देखा हो। किसी हद तक तो न्यान भाई भी उसके लिए पिघल चुका था और उसे किस करने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ही सुशा टुन हो
गई। नेक्स्ट सीन में नियान भाई स्टडी रूम की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि अब हुरुई सो गई है तो मुझे सीरियस होकर अपना काम करना होगा। लॉकर से डायमंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स निकालकर उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और फिर वहाँ से वापस जाने लगा। तभी उसने देखा कि सुशा उसके सामने खड़ी है और पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, दिखाओ भी। नियान भाई किसी भी हाल में उसे पता चलने नहीं देना चाहता था और सोचने लगा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मिस सुशा, ये मैं हूँ टैंग जिंगशिंग, क्या तुम्हें मैं याद नहीं। सुशा उसकी ये बात सुनकर उसी में ही खो गई थी और कहने लगी कि टैंग जिंगशिंग, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। ये कहते हुए वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। हाथ छुड़ाते हुए उसे हक कर दिया कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुम्हें मेरी जरा परवाह नहीं। नियान भाई को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे संभालते हुए कहने लगा कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम रोना बंद करो, अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। सुशा उसे फोर्सफुली किस करने लगी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। नियान भाई ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि सुशा इस वक्त ड्रंक है। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो सुशा से खुद को नहीं छुड़ा पाया और आखिरकार वो भी विलिंगली इसे किस करने लगता है। दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट रूम में भी आकर शुरू हो गया। नियान भाई उसे एक बार फिर से वार्न कर देता है कि अगर तुम इसी तरह मुझे अपनी तरफ खींचती रही तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। असल में वो सुशा को डराना चाह रहा था, मगर सुशा कहने लगी कि मैं तुम्हें फ्री हैंड देती हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि सुशा ड्रंक थी और वो दोबारा से टुन हो जाती है। नियान भाई सोचने लगा कि ये जानने के बावजूद भी कि तुम हू रंचन की बेटी हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारा हर एक मूव मुझे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर देता है। काश कि तुम हू रंचन की बेटी ना होती। आफ्टर दैट वो अपनी शर्ट पहनकर वहाँ से जाने ही वाला था। इधर सुशा नींद में ही बोल पड़ी कि टैंग जिंगशिंग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। अब वो मजबूर हो गया था इसके पास रह जाने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। सुशा की जब आंख खुली और उसने अपने सामने टैंग जिंग को देखा तो बहुत प्यार से उसे किस करती है। फिर फौरन से उसे ख्याल आया कि ये टैंग जिंग नहीं बल्कि बे नियान है। उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो, तुम्हें अपनी एज का भी ख्याल नहीं आया। अगले ही सीन में काफी शर्मिंदा होकर उसे हॉट वाटर देते हुए माफी मांग रही थी कि कल रात में ड्रंक थी इसलिए आपसे निपट कर अपने पास ही रहने के लिए कहा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नियान भाई बोला कि ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक रूल बना लेता हूँ, अगली बार जब भी मैं तुम्हारे आस पास हूँगा तुम ड्रिंक नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। सुशा भी इस रूल को एक्सेप्ट कर लेती है और पूछने लगी कि अच्छा अंकल ये बताओ कि कल रात मैंने इसके अलावा कुछ और तो नहीं किया था ना। वो बोला कि किया था ना, ये देखो। उसके नेक पर लव बाइट देखकर इसे टैंग जिंगशिंग की याद आ गई। आज से 1 साल पहले ये उसे घर से निकालते हुए कह रही थी कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया, और बदले में वो बोला कि मैंने क्या किया बल्कि तुम देखो तुमने क्या किया था। प्रेजेंट में नियान भाई कह रहा था कि मैं इसे तुम्हारी ड्रंकन मिस्टेक समझ लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये बर्तन अब तुम धो जाकर। नेक्स्ट सीन में सुशा को डीएनए टेस्टिंग सेंटर से कॉल आती है और बताया गया कि आपने जो डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और हमने आपको मेल कर दी, आप उसे चेक कर लें। सुशा वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट खोलते हुए काफी ज्यादा नर्वस थी, फिर भी डरते डरते उसने उसे ओपन किया और उसे पता चला कि ये तो नेगेटिव है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात ने भी उसे हर्ट किया कि टैंग जिंगशिंग और नियान भाई एक पर्सन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसे ड्रिंक करते हुए दिखाया गया। साथ ही वो शॉपकीपर को बुलाते हुए कह रही थी कि मुझे स्कीवर्स खाने हैं। उन्होंने बताया भी कि हमारे पास खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो यही कहती रही कि नहीं नहीं मुझे खाने हैं, अभी खाने हैं। वो टैंग जिंगशिंग को बहुत पसंद थे। आखिरकार शॉपकीपर ने तंग आकर बताया कि आखिरी पीसीस उस कस्टमर ने खरीदे हैं, अगर तो तुम्हें वाकई ही चाहिए तो उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर लो। सुशा बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। वो उठकर गिरते संभलते हुए उस कस्टमर के पास पहुंच आई और मजे की बात ये थी कि वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि नियान भाई था। सुशा ने तो उसे पूछा तक नहीं और फौरन से उसके साथ खाना शुरू कर दिया। बेचारा नियान भाई तो अचानक से उसे अपने सामने और इतना करीब देखकर शॉक्ड रह गया क्योंकि ये खाना कम और किसिंग सीन ज्यादा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में सुशा ड्रंक हालत में वापस जा रही थी कि तभी 2 लड़कों की उस पर नजर पड़ी और वो आपस में ही बात करते हुए कह रहे थे कि ये लड़की काफी प्यारी लग रही है, क्यों ना आज इसके साथ मजे लिए जाए। ये कहकर वो दोनों सुशा के पीछे लग गए, मगर इससे पहले कि वो दोनों सुशा तक पहुंच पाते नियान भाई उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। यकीनन वो इन दोनों को मजा चकाना चाहता था, मगर सुशा डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो उसे अपने हेडफोन्स पहनाकर म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और यहाँ इन दोनों की पिटाई करना स्टार्ट
कर दी। उधर सुशा अपने मजे में, उसे तो खबर तक नहीं थी कि उसके आसपास चल क्या रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में न्यान भाई पानी पी रहा था कि अचानक से इसी दौरान न्यानची की नजर उस पर पड़ी और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। न्यान भाई ने जब उससे पूछा कि सिस्टर क्या हुआ, तो वो बोली कि कुछ नहीं, मुझे बस लगा कि तुम काफी बड़े हो गए हो और मुझे तुम्हारे बचपन के दिन याद आ गए जब तुम इसी तरह से बात लिया करते थे। खैर, ये गिलास मुझे पकड़ा दो, मैं इसे वॉश करके तुम्हारे लिए रख दूंगी। गिलास पर जहाँ न्यान भाई के लिप्स लगे हुए थे वो वहाँ पर किस कर देती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और साथ ही दिल में वो खुद से बातें करते हुए कहती है कि शुक्र है सैड वेकेशंस खत्म हुई, अब मुझे दिल लगाकर काम पर ध्यान देना है। वान माओ वो बिजनेस जो मैंने और टेंग जिंग ने साथ में स्टार्ट किया था, अब मैं ही उसकी प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है। टेंग जिंगशिंग, तुम्हें गए हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं बुला पाई, शायद इसलिए कि तुम्हारे जाने के फौरन बाद न्यान भाई मेरी लाइफ में आ गया था जो हर वक्त मुझे तुम्हारी याद दिलाता। लेकिन मैं आज से उसे प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहती हूँ। तैयार होकर रूम से बाहर आ गई थी। इसी दौरान न्यान भाई की भी उस पर नजर पड़ी और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि किसने सोचा था ये लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप भी हो सकती है। उससे पूछने लगा कि मिस हु रुई, कहीं जा रही हैं आप? वो बोली कि जी हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। उसका ये मिच्योर बिहेवियर देखकर न्यान भाई ने उसे गुड लक और अपना ख्याल रखने के लिए कहा और फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उसके मुड़ने की देर थी कि सुशा ने पीछे से आकर उसे टाइटली हक कर दिया और वो दिल ही दिल में यही कह रही थी कि गुड बाय टेंग जिंगशिंग, शायद अब मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करके तुम्हारे बगैर ही जीना होगा। अगर इसी तरह ही चलता रहा फिर तो मैं पागल हो जाऊंगी। उसके इस अचानक वाले एक्शन से न्यान भाई हैरान था। वो उसके हाथ छुड़ाकर उसे खुद से दूर कर देता है। सुशा ने भी फौरन से यू टर्न ले लिया कि मैंने सुना है तुम अब्रॉड में पले बड़े हो, तो मैं बस यूरोपियन स्टाइल में तुमसे ग्रीटिंग करना चाह रही थी। मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग चीक्स पर भी किस करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, इसलिए मैंने नहीं किया। खैर, मैं चलती हूँ, बाय बाय। ये कहकर वो चली जाती है और इधर न्यान भाई सोच रहा था कि ये लड़की तो अभी भी पागल की पागल ही है। नेक्स्ट सीन में सुशा के डैड हु रंचन को दिखाया गया। न्यानची उनके पास आते हुए कहती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? जिस पर उन्होंने बताया कि डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और हमने उसे खो दिया, जबकि एक अमेरिकन कंपनी ने बगैर किसी मेहनत के उसे हासिल कर लिया, तो दुख तो होगा ही ना। ये सुनकर न्यानची दिल ही दिल में कहने लगी कि न्यान भाई वेल डन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। जबकि उनसे कहती है कि हस्बैंड, बिजनेस का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। सामने ही उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नजर आए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो न्यान भाई से डिस्कस कर रही थी कि हु रंचन हमेशा से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बेटी हु रुई के नाम करना चाहता था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो बुड्ढा मुझे इस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देने वाला है। ये कहते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। न्यान भाई बोला कि अगर तुम मुझे किसी तरह से वान माओ ग्रुप में एंट्री दिला दो तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी विल के पेपर्स ढूंढ कर ले आऊंगा। वान माओ ग्रुप वो है जिसे कि अभी सुशा संभाल रही है और उसने टेंग जिंगशिंग के साथ मिलकर बनाया था। नेक्स्ट सीन वान माओ ग्रुप का दिखाया गया, जहां सुशा मीटिंग में बता रही थी कि हनी लव ब्रेसलेट की सेल्स में आजकल बहुत कमी आ गई है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। ओरिजिनल डिजाइन जो कि टेंग जिंगशिंग ने बनाया था, हम उसमें तो कोई चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तो कुछ ऐड कर ही सकते हैं। इसी दौरान न्यानची भी वहाँ पर पहुँच जाई थी। सुशा देखकर पूछने लगी कि अरे आंटी न्यानची, आप यहाँ? तो वो बोली कि हाँ, ये भी तो हु ग्रुप का ही पार्ट है। एज अ डायरेक्टर मैं बस यहाँ पर विजिट करने के लिए आई थी, तुम बोलती जाओ ना, मैं भी तुम्हें बैठकर सुनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ न्यान भाई को दिखाया गया, जो चोरी चुपे सुशा के ऑफिस में जाकर कुछ ढूंढना चाह रहा था। यहाँ पड़े एक लॉकर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए सुशा के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे, तो वो कहता है कि अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। तभी उसे सुशा की आवाज आई जो कि ऑफिस की तरफ ही आ रही थी। इसके बाद जैसे ही वो ऑफिस में इंटर हुई तो उसने सामने ही चेयर पर किसी को बैठे हुए देखा जो उसे बिल्कुल टेंग जिंगशिंग की तरह लगा, लेकिन वो जानती थी कि ये न्यान भाई है, इसलिए खुद को समझाने लगी कि सुशा ये तुम क्या कर रही हो, और फिर उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं बस यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आया था, तुम हमेशा कहती हो कि मैं टेंग जिंगशिंग की तरह दिखता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइज कर लिया जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी मेरी तरह दिखता होगा, बल्कि वो तो कोई ओल्ड फैशन होगा। इस पर सुशा कहने लगी कि बेहतर होगा तुम उसके बारे में कुछ भी ना बोलो, और वैसे भी फैशन सेंस उसमें तुमसे कहीं ज्यादा थी। उसकी ये बात सुनकर न्यान भाई उसे खींचते हुए टेबल पर बिठा देता है और खुद उसके बहुत करीब आ गया था। पूछने लगा कि अगर मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता तो फिर उस वक्त तुमने मुझे किस क्यों की थी। सुशा बोली कि उस वक्त मैं ड्रंक थी और मुझे
क्रेवर्स खाने की क्रेविंग हो रही थी जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मगर नियान भाई उसके और करीब जाते हुए पूछने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो इस वक्त तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। वैसे ये बात तो सच ही थी कि सुशा बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है, मगर आखिरकार वो खुद पर कंट्रोल करते हुए उसे खुद से दूर कर देती है कि चलो अब बहुत हो गया, मैं जानती हूँ कि तुम टैंग जिंगशिंग नहीं और मैं किसी को भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना चाहती। नियान भाई बोला कि अच्छा होगा तुम अपनी इस बात पर टिकी रहो। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद सुशा की जान में जान आई और उसने रियलाइज किया कि सच में उसके होते हुए मैं काफी ज्यादा नर्वस थी, जबकि दूसरी तरफ इसके इमोशंस के साथ खेलकर नियान भाई सिर्फ इसके फिंगरप्रिंट्स लेना चाह रहा था और अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हो जाता है। आफ्टर दैट रात में वो यहाँ पर वापस आता है और इस बार सुशा के फिंगरप्रिंट्स को यूज करके उसने लॉकर को ओपन कर लिया था। नेक्स्ट सीन में उसने प्रॉपर्टी के पेपर नियांची के सामने रख दिए थे कि हुरनचन अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करने वाला है, एक पूटी कोड़ी भी उसने तुम्हारे नाम नहीं की। नियांची को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बुड्ढा साला, मैंने नौकरों की तरह उसकी खिदमत की और बदले में उसने मुझे क्या दिया। नियान भाई पूछने लगा कि सिस्टर अब आपका क्या प्लान है, जिस पर वो बोली कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई जगह रेंट पर ली है, ये उसका एड्रेस है, तुम आज रात ही शिफ्ट हो जाओ क्योंकि अब हुरनचन ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। नियान भाई को भी उसकी बात माननी पड़ी और अगली सुबह हम देखते हैं कि सुशा को खबर मिली कि आपके डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। नियांची सोच रही थी कि अगर मैं टाइम पर आकर उस बुड्ढे को फर्स्ट एड ना देती तो अब तक तो वो मर ही चुका होता। फिर जैसे ही उसने सुशा को आते हुए देखा तो वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि देखो ना तुम्हारे डैड को क्या हो गया है, उनको हार्ट अटैक आ गया था और मैं बर्तन धो रही थी, मेरा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, ये सब मेरी गलती है। इवन कि उसके सामने बेहोश होने का नाटक भी करने लगी। सुशा बोली कि नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप खुद को दोष मत दे और देखो आपकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं, आप घर जाकर आराम करो, मैं डैड के पास हूँ ना, आप प्लीज घर जाएं। सुशा की मासूमियत का फायदा उठाकर और उसे बेवकूफ बनाते हुए नियांची वहाँ से चली जाती है, जबकि सुशा अपने डैड के सामने बैठे सोच रही थी कि कुछ अरसे से मेरी लाइफ में सब कुछ कितना बुरा चल रहा है। पहले टैंग जिंगशिंग मुझे छोड़कर चला गया, फिर कंपनी के हालात बहुत डाउन चलने लगे और अब डैड की तबीयत। पर सुशा तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही उसे बिजनेस कॉल आई और उसे बताया गया कि न्यू डिजाइन आपके ईमेल पर फॉरवर्ड कर दिया गया है, आप प्लीज चेक कर लो। दूसरी तरफ नियान भाई जब अपने घर में इंटर हुआ तो उसने देखा कि नियांची पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और उसने काफी कुछ बना कर रखा हुआ था। नियान भाई ने जब पूछा कि आप मेरे घर में कैसे और आपको यहाँ की चाबियाँ कैसे मिली, तो वो बोली कि ओ कम ऑन, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और वैसे भी ये घर मैंने तुम्हारे लिए रेंट पर लिया। खैर छोड़ो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बना कर रखा हुआ है। और एक मजे की बात बताऊं, अब तो हु ग्रुप पक्का हम दोनों का होने वाला है, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि फाइनली मैंने हुरनचन को हार्ट अटैक दिला ही दिया। इस वक्त वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और जल्दी ही इस दुनिया से भी रुखसत हो जाएगा। नियान भाई शॉक्ड हो गया कि ये आपने कैसे किया और इस वक्त तो आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, वरना तो सबको आप पर शक होगा। मगर वो कहने लगी कि तुमने अभी तक मेरी एक्टिंग स्किल्स देखी नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने सबको ये यकीन दिला दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और इस वक्त मैं घर पर आराम कर रही हूँ। आज पहली बार नियान भाई को लगा कि लड़कियां कितनी शातिर होती है, जबकि वो तो हमेशा मासूम समझता रहा। इसके बाद वो हॉस्पिटल आता है और उसने देखा कि सुशा लैपटॉप पर काम करते करते वही सो गई थी। आज पहली बार ना चाहते हुए भी उसे सुशा अच्छी लगने लगी, क्योंकि लड़कियां इतनी मासूम नहीं होती, लेकिन वो सच में ही बहुत ज्यादा थी। फिर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ते हुए उसे वहीं पर लिटा देता है। उसकी सेक्रेटरी को भी मना कर दिया कि आहिस्ता बोलो वरना तो ये उठ जाएगी। उससे पूछने लगा कि हुरुई अपने डैड का ख्याल रखने के साथ साथ काम भी कर रही थी क्या, जिस पर सेक्रेटरी ने बताया कि जी हाँ, क्योंकि आजकल हनी लव की सेल्स अच्छे से नहीं चल रही तो वो काम को भी स्किप नहीं कर सकती। देखने में हमारी प्रेसिडेंट कितनी नाजुक सी लगती है ना, लेकिन असल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया लेकिन मैंने कभी भी उनकी आंख से आंसू आते हुए नहीं देखे। जबकि नियान भाई दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहने को तो तुम हुरनचन की बेटी हो, लेकिन तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुशा को जाग आई, उसने अपने पास वो जैकेट देखी और साथ ही उसे नियान भाई का मैसेज रिसीव हुआ कि जब तुम उठ जाओ तो बाहर आ जाना। सुशा जब बाहर पहुंची तो नियान भाई हाथ में डैंडेलाइन का पौधा लिए और अमेजिंग ड्रेसिंग किए उसके सामने से आ रहा था। सुशा बोली कि अच्छा मैं समझ गई, तो हमारा मिशन डैंडेलाइन को प्रोटेक्ट करने का है। जिस पर नियान भाई बोला कि ओ साम साम साम। सुशा डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो कहने लगा कि खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकती, बड़ी आई तुम डैंडेलाइन को प्रोटेक्ट करने वाली। खैर सुशा उसे उसकी जैकेट वापस करने लगी, जिस पर वो बोला कि इस पर ये दाग किस चीज का है, क्या तुमने इस पर थूक लगाया हुआ है। जिस पर सुशा बोली कि अच्छा वापस दो, मैं तुम्हें वॉश कर दूंगी। मगर वो बोला
कि नहीं, इस पर महान हस्ती मिस सुशा का थूक लगा हुआ है, मैं तो इसे फ्रेम कराऊंगा। सुशा बोली कि कभी कभी मुझे तुम्हारा अजीब बिहेवियर समझ में नहीं आता, जबकि न्यान भाई अपना अम्ब्रेला छोड़कर उसके अम्ब्रेला के अंदर आ गया था। वैसे तो ये मोमेंट सुशा के लिए काफी ज्यादा रोमांटिक था, मगर फौरन से बात बदलते हुए पूछने लगी कि आज तुमने ये अजीब सी ड्रेसिंग क्यों की हुई है, क्या दिन में कॉस्प्ले खेल रहे हो? वो बोला कि देखो ना, क्या मेरा आउटफिट अमेजिंग नहीं लग रहा? वैसे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इस डैंडेलाइन को उड़ाने की, ये देखो, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा। सुशा को उसकी इन क्यूट हरकतों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और फिर फट से उन डैंडेलाइन को उड़ा दिया। कहने लगी कि अब तुम एक्सेप्ट कर भी लो कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? भला न्यान भाई इस बात को क्यों एक्सेप्ट करता, बल्कि उसने तो इसके साथ बहस करना शुरू कर दी, इवन कि इसे पिक तक कह दिया। सुशा बोली कि एक तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम सेम टाइम पर मुझे एनॉय और खुश कैसे कर लेते हो, लेकिन खैर मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम मुझे हंसाने के लिए कर रहे थे। सच बताऊं तो आजकल वाकई ही मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, मगर अब मैं फुली तरह से रिचार्ज हो चुकी हूँ और दोबारा से अपना काम कर सकती हूँ। ये कहकर वो जोली वे में आगे बढ़ने लगी और न्यान भाई भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। नेक्स्ट सीन में अब सुशा के डैड की तबीयत ठीक होने लगी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई, फौरन से डॉक्टर को बुलाने लगी और न्यानची को भी कॉल करके बता दिया कि डैड को होश आ गया है। न्यानची का तो सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। दूसरी तरफ हनी लव के सेल्स में भी इंक्रीज आ गया था। ये जानकर सुशा अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगी कि तुम ये कहना चाहती हो कि हनी लव को अमेरिका के एक बिजनेसमैन लुइस ने लाइक किया, इसलिए ही इसकी सेल्स बढ़ गई? अगर ऐसी ही बात है फिर तो हमें मिस्टर लुइस के साथ डील करनी चाहिए, मगर सेक्रेटरी ने बताया कि मिस्टर लुइस ऑनलाइन कमर्शियल डील नहीं करते। सुशा बोली कि अगर बात हनी लव के सेल्स की है तो इसको मैं अपना आखिरी चांस समझकर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लुइस को मेल्स करके अपने साथ कोलिब्रेशन के लिए मना रही थी और लुइस भी कोई और नहीं बल्कि न्यान भाई ही था, जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मैं इतनी जल्दी मान गया तो कुछ ज्यादा ही चीप नहीं लगूंगा। इसलिए फेक अकाउंट से सोशल मीडिया पर रूमर फैला दिया कि मेरे अंकल त्यान याओ कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उन्होंने लुइस को देखा, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश है। क्योंकि इसको पता था कि कोई और आए या ना आए सुशा तो पहुंच ही जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुबह सवेरे सुशा वहां पर पहुंच जाई थी। वो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तभी उसे सामने न्यान भाई जॉगिंग करते हुए नजर आया तो उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेती है और पूछने लगी कि तुम भी यहाँ पर रहते हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्लीज मुझे अंदर इंटर कर दो, मुझे एक जरूरी काम है। न्यान भाई अनजान बनकर उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या रिश्ता है हमारा? सुशा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए कहने लगी कि देखो, मैं आपको अंकल कहती हूँ, कम से कम इस बात का ही पास रख लो। और न्यान भाई कहने लगा कि अभी तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही थी, वो क्या? पहले जरा अच्छे से अंकल कहो तो सही, तभी मैं तुम्हें अंदर इंटर करवाऊंगा। जिसके बाद सुशा उसे बहुत प्यार से अंकल कहने लगी। आखिरकार न्यान भाई ने उसे अंदर इंटर करवा दिया। जिसके बाद चलते चलते सुशा उससे पूछ रही थी कि मैंने सुना है लुइस भी यहीं पर रहता है, और वो बोला कि मैं कभी उससे मिला नहीं, ना ही मैंने उसे देखा है। जिसके बाद सुशा उससे उसके अपार्टमेंट के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने रूम्स है? उसने बताया कि 2, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ये बोली कि मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास रह लूं, जब तक मैं लुइस से नहीं मिल लेती। प्लीज प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्लीज मान जाओ ना। लेकिन न्यान भाई बोला कि बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ इस बारे में। लेकिन उसने बीच रास्ते में बच्चों की तरह जिद करनी शुरू कर दी थी। अब इससे पहले कि यहाँ पर तमाशा बनता, न्यान भाई भी मान जाता है। साथ ही उसने रूल सेट कर दिया कि जैसे ही तुम उससे मिल लो तो फौरन मेरे घर से चली जाना, और हाँ खबरदार, अगर तुमने मेरे घर में रहकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो। नेक्स्ट सीन में वो न्यान भाई के घर में शिफ्ट हो गई थी। काफी ज्यादा खुश भी थी कि अरे वाह, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा और वेल मैनेज्ड है। न्यान भाई बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, और खबरदार, अगर तुमने मेरे घर में मेस क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझे अपने घर में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही पसंद है। सुशा कहने लगी कि क्या मतलब, मैं अपना बेड शीट, अपनी पोनी और अपना टॉवल भी अब तुम्हारे अप्रूवल का लूंगी क्या? ये कहते हुए वो इसके करीब आ गई थी कि मैं कोई तुम्हारी पपिट तो नहीं, जबकि न्यान भाई उसका हाथ पकड़ते हुए उसको दीवार के साथ लगा देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इवन के तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे लिए डिजाइन कर सकता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन सुशा कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो मैं डर जाऊंगी और तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, जब तक मैं लुइस से नहीं मिल लेती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तभी डोरबेल बजी और देखने पर न्यानची आई हुई थी। सुशा ने भी जब उसकी आवाज सुनी तो वो इसके सामने आ जाती है। न्यानची उसे देखकर हैरान हो गई कि तुम यहाँ। जिस पर न्यान भाई बताने लगा कि ये कह रही थी कि लुइस हमारी कम्युनिटी में रहता है और जब तक ये उसे मिल नहीं लेती तब तक ये यहाँ पर रहना चाहती
है। न्यानची बोली कि अच्छा मैं न्यान भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर सुशा बहुत तमीज से बात करते हुए कहती है कि आप दोनों आराम से बात करें, वैसे भी मुझे बाहर कुछ काम था। इधर न्यान भाई दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब ये इस लड़की के क्या ड्रामे हैं। खैर उसके जाने के बाद वो न्यानची से कहता है कि मुझे पता है आप यहाँ पर क्या कहने के लिए आई हो, लेकिन मैंने अपना एड्रेस खुद ही पब्लिक किया। न्यानची को उसकी ये बात कुछ समझ नहीं आई और इस पर न्यान भाई उसे समझाने लगा कि देखो अब भाव ग्रुप मेरे साथ कोऑपरेशन करना चाहता होगा, मैं इस लड़की को अपने घर में रखकर सिर्फ अपने दुश्मन का अंदाजा लगाना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करके वो न्यानची को सेटिस्फाइड कर देता है। आखिरकार वो पूछने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपने डोर का लॉक क्यों चेंज किया। और वो बोला कि सिस्टर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पासवर्ड नहीं भूलते। नेक्स्ट सीन में सुशा को दिखाया गया जो खुद से ही बातें करते हुए कह रही थी कि अगर लुइस को ट्रैक करना है तो मैं डस्टबिन के थ्रू कर सकती हूँ। जिसके बाद वो डस्टबिन में से कुछ ढूंढने लगी। न्यान भाई ने जब उसे देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और फौरन से उसे हटाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की ये तुम क्या कर रही हो। वो बोली कि मैं लुइस को ट्रैक कर रही हूँ और ये कहने लगा कि लुइस कोई कूड़ा है जो यहाँ डस्टबिन में मिलेगा तुम्हें। सुशा एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि देखो लुइस इंग्लैंड से आया है, अब वो जो चीजें यूज करेगा जैसे खाने पीने की या कोई भी पार्सल्स वगैरह तो वो सब इंग्लिश में होंगे ना। डस्टबिन में अगर कुछ इंग्लिश मटेरियल मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो कहाँ रहता है। और अगर इससे लोग मुझे जज कर रहे हैं तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यान भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसे कंधे पर उठाते हुए कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और फिर उसे उठाते हुए घर ले जाने लगा। तभी हम देखते हैं कि कोई सीक्रेटली इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, लेकिन खैर वो इसे घर ले आया था और खुद ही इसके हाथ धुलाने लगता है। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से सुशा न्यान भाई की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और सुशा किसी हद तक उसमें खो चुकी थी। उससे सवाल करते हुए पूछने लगी कि क्या तुम बाकी लड़कियों के साथ भी इतने काइंड हो। न्यान भाई पूछने लगा कि क्या तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हो। और वो बोली कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। खैर न्यान भाई इस पर उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथ सुखाने लगा कि तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा रफ हो रहे हैं। जिस पर वो बोली कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की तरह प्यारे प्यारे हाथ थोड़ी हो सकते हैं मेरे। इस पर न्यान भाई को हंसी आने लगी और वो पूछता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। सुशा भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए वहाँ से जाना चाह रही थी, मगर न्यान भाई उसे पकड़ते हुए वहीं पर बिठा देता है और उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि मैं हर लड़की के साथ इतना काइंड नहीं, बस उसी के साथ हूँ जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। ये कहकर वो तो चला गया, मगर इधर सुशा सोच में पड़ गई थी। फिर खुद ही मैं एम्बैरस फील करने लगी कि मैं भी ना, मुझे उससे ऐसे सवाल पूछने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ न्यान भाई अपने रूम में आकर सोच रहा था कि इस बेवकूफ लड़की को कोई बहुत क्लियर सा क्लू देना पड़ेगा कि मैं ही लुइस हूँ। तो फिर वो अपने विंडो से सामने की एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। बस करने की देर थी कि सुशा उसके पास भागते हुए पहुंच जाए कि लुइस ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया। देखो ये बिल्डिंग तो हमारे अपार्टमेंट से भी नजर आती है ना, इसका मतलब तो ये हुआ। बेचारा न्यान भाई वो बताने ही लगा था कि तुमने ठीक समझा, मैं ही लुइस हूँ। लेकिन इधर ये बेवकूफ लड़की कहने लगी कि जरूर वो तुम्हारे नाइबर में ही रहता है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर आती हूँ। इधर न्यान भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस बेवकूफ लड़की को मैं और कितना क्लियरली बताऊं। थोड़ी ही देर में मुलट काए वापस आ गई कि ऊपर तो एक बूढ़ा सा आदमी रहता है और नीचे कॉलेज की लड़की। पता नहीं मैंने समझने में क्या गलती कर दी है, अभी भी उसका ध्यान न्यान भाई की तरफ नहीं जा रहा था, जबकि उसे गुस्सा आता रहा। रूम में आकर उसने देखा कि लुइस ने एक स्टेचू की पिक्चर भी अपडेट की है। खैर तभी उसे हुजियान की कॉल आई जो बता रहा था कि रिसेंटली मैंने काफी सारे और डिजाइन जमा किए हैं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें सेंड कर दूं, लेकिन सुशा ने बताया कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं कुछ दिनों से अपने अंकल के साथ रह रही हूँ। हुजियान ने पूछा कि कौन से अंकल, तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। और वो बोली कि रिसेंटली ही यूएस से आए हैं। इस पर हुजियान कहने लगा कि अच्छा ठीक है, फिर मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं खुद ही तुम्हें पहुंचा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में डोर बेल बजी। न्यान भाई ने जब जाकर देखा तो वो हुजियान था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए, जैसे कि एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। तभी सुशा आते हुए कहने लगी कि हुजियान तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। ओह इनसे तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई, ये न्यान भाई है, आंटी न्यानची का भाई। फिर उसके करीब जाकर धीरे से कहने लगी कि बिल्कुल टेंग जिंगशिंग की तरह लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर ये वो नहीं। हुजियान अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था और उसे हाथ मिलाते हुए कहने लगा कि जब तुमने कहा कि तुम अपने अंकल के साथ रह रही हो तो मुझे लगा कि कोई ओल्ड मैन होगा, मगर तुम्हारे अंकल तो काफी यंग लग रहे हैं। इधर न्यान भाई बोला कि इसने मुझसे तो कभी भी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। और वो बोला कि असल में तुम इसके इतना क्लोज नहीं होगे ना जितना कि मैं हूँ। दोनों ही एक दूसरे का हाथ दबाते हुए टोंट मार रहे थे। ये बात सुशा ने भी नोटिस की तो वो इनका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि हुजियान तुम मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए क्या। इस पर हुजियान ने उसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए कि लाया हूँ ना। वो काफी ज्यादा खुश हो गई और कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें आज डिनर ट्रीट
करती हूँ। हुजियान बोला कि चलो फिर बाहर चलें, जबकि न्यान भाई ने रोक लिया कि अब मेहमान घर पर आया है तो क्यों ना मैं घर पर ही कुछ बना दूं। सुशा पूछने लगी कि पक्का ना तुम बना लोगे, और वो कहने लगा कि तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक है क्या। नेक्स्ट सीन में सुशा को हुजियान के करीब बैठे हुए देखकर न्यान भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहाने बहाने से उसे अपने पास बुला लेता, कभी क्या चीज पकड़ाने के लिए और कभी क्या चीज। आखिरकार तो हुजियान को भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि सुशा तुम बैठ जाओ, मैं ही इसे जाकर पकड़ा देता हूँ। आफ्टर दैट खाना सर्व करते हुए न्यान भाई ने हुजियान की प्लेट में बिल्कुल थोड़ा सा डाल दिया था। हुजियान को गुस्सा तो काफी आया और अब वो खाने की बुराई ही करना चाह रहा था, लेकिन सुशा ने पहले ही तारीफ कर दी तो उसे मौका ही नहीं मिल पाया और उसकी प्लेट देखते हुए कहने लगी कि तुम्हारी प्लेट में मुझे काफी कम लग रहा है, तुम मेरा ये वाला पार्ट ले लो, मैंने अभी इसे टच भी नहीं किया। उसे जबरदस्ती दे देती है। नेक्स्ट सीन में वो हुजियान को बता रही थी कि असल में मैं यहाँ पर अपने अंकल के पास फेमस इन्फ्लुएंसर मिस्टर लुइस से कोलैबोरेशन करने के लिए रह रही हूँ। हुजियान बोला कि वो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव नहीं तो तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ तुम्हारा रहना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। मगर सुशा बोली कि हाँ मैं जानती हूँ वो थोड़ा सा रूड है और कभी अजीब बिहेव कर देता है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं उसके साथ बिल्कुल सेफ हूँ। उसके जाने के बाद इधर हुजियान ने अपने सेक्रेटरी को कॉल की और उसे बताया कि न्यान भाई के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर सुशा जब घर आई तो न्यान भाई बोला कि ये लो मैंने तुम्हारे लिए लेमन जूस बनाया है। वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई कि मुझे प्यास लगी थी, लेकिन पीते ही साथ उसने थूक दिया कि ये लेमन जूस है या तुमने इसमें सिर्फ लीमू निचोड़ कर रखा है। न्यान भाई पूछता है कि क्या हुआ, बुरा लगा? मुझे भी बुरा लगा। सुशा कहने लगी कि क्या अजीब बिहेव कर रहे हो। ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि न्यान भाई उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से खींच लेता है। खुद उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था और सुशा को इतना नर्वस देखकर वो किस कर देता है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि सुशा भी उसे रेसिस्ट नहीं कर पाई, लेकिन जब न्यान भाई उसे सेकंड टाइम किस करना चाह रहा था तो यहाँ सुशा ने उसे रोक लिया और कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोला कि बस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि इस वक्त मुझे तुम्हें किस कर देना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था फिर भी खुद को लकी समझो। ये कहकर वो जाने लगता है। इधर सुशा सोच रही थी कि ये क्या बेवकूफों वाली हरकत थी और एक बार फिर से वो मुझे टेंग जिंगशिंग की तरह क्यों लगा। तभी न्यान भाई वापस से आ जाता है। उसे झटकते हुए कहने लगा कि मिस हुरुई, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मुंह उठाकर मेरे घर आ जाए, इसलिए आइंदा से ख्याल रखना वरना तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। जबकि सुशा भी उसके साथ जिद में आ गई कि ऐसे कैसे, मैं जिसे भी चाहूँ घर पर बुला सकती हूँ। उसे घर का आधा रेंट सेंड कर दिया कि अब इस घर की आधी मालकन मैं भी हूँ। इस पर दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी सुशा की नजर उस स्टेचू पर पड़ी जो कि उसने लोइस की पोस्ट पर देखा था। इधर न्यान भाई सीना छोड़ा करके खड़ा हो गया कि कम से कम इस बेवकूफ लड़की को पता तो चला कि मैं ही लुइस हूँ। जबकि वो बोली कि अच्छा तो अब समझी मैं, तुम भी लुइस के फैन हो, तभी तो तुमने उसके जैसा स्टेचू अपने पास चीप क्वालिटी में रख लिया। तुम फिक्र नहीं करो, एक बार मैं उससे मिल लूं तो तुम्हारी भी मीटिंग अरेंज करवा दूंगी। न्यान भाई बेचारा भी से क्या ही कहता, वो वहाँ से चला जाता है। जबकि इधर सुशा उसे कुछ बता ही रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुका था। नेक्स्ट सीन में हुजियान सुशा के ऑफिस आकर उसे पूछ रहा था कि क्या मिस्टर लुइस से तुम्हारी मुलाकात हुई, और वो बोली कि नहीं अभी तक तो नहीं। वो कभी सोशल मीडिया पर अपेयर भी तो नहीं हुआ ना जो मैं उसे पहचान सकूं। इधर हुजियान कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिजनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टी अरेंज करवाने वाला हूँ और हम इसमें लुइस को भी इनवाइट करेंगे, मुझे लगता है कि वो जरूर आएगा। सुशा बोली कि मुझे नहीं लगता वो आएगा, हाँ लेकिन अगर हम इस पार्टी में मास्क कंपल्सरी कर दे तब वो आ सकता है, क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। हुजियान को उसका मास्क पहनने वाला आइडिया भी पसंद आया। इसके बाद सुशा एक ड्रेस पहनकर न्यान भाई से पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि वो ये ड्रेस पार्टी में पहनना चाहती थी। वो बोला कि ये बहुत ज्यादा रिवेलिंग है, तुम लोगों को क्या दिखाना चाहती हो। इसके बाद जब वो चेंज करके दूसरी ड्रेस पहन कर आती है तो इस पर भी न्यान भाई ने उसे टोक दिया कि इसकी स्कर्ट बहुत शॉर्ट है, क्या इससे लोगों को नजर नहीं आएगा कि तुम्हारी टांगे कितनी छोटी छोटी हैं। वैसे तो उसको सुशा इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मगर फिर भी वो इस बात को कहना नहीं चाहता। खैर सुशा वापस से चेंज करके आ जाती है और इस बार तो न्यान भाई उसे देखता ही रह गया और आखिरकार कह ही देता है कि हाँ ये वाली ड्रेस ठीक लग रही है। सुशा बोली कि मेरी जिप बंद नहीं हो रही है, प्लीज तुम आकर कर दो। न्यान भाई भी फौरन से आकर उसकी जिप बंद करने लगा और जैसे ही वो सुशा को टच करता है तो उसे ऐसे लगा जैसे उसे टेंग जिंगशिंग ने टच कर दिया हो। कुछ देर के लिए तो वो वहाँ पर स्टैचू बनकर खड़ी रही। न्यान भाई ने भी उसे नोटिस किया, पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लग रहा था, चलो मैं दोबारा से जिप ओपन करके बंद करता हूँ। जबकि सुशा शर्माते हुए वहाँ से भाग निकली। इसके बाद हमें एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है। सुशा काफी खुश नजर आ रही थी, वही न्यान भाई इसके करीब आकर इसको किस करना चाह रहा था, मगर सुशा ने उसे रोक दिया ये कहते हुए कि नहीं तुम मेरे अंकल हो। जवाब में न्यान भाई बोला कि
अच्छा पिछली बार जब मैंने तुम्हें किस किया था तब तो तुम्हें ये बात याद नहीं आई। इस बार तो जैसे सुशा भी इस बात को भूल गई थी और दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी किस स्टार्ट हो गई। हाँ, लेकिन ये वाला मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया क्योंकि बेड से गिरते हुए सुशा की आंख खुल गई और जब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने ख्वाब में न्यान बई को देख रही थी तो वो खुद में ही एम्बेरस होने लगी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो हुजियान की बिजनेस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी दौरान हुजियान उसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन जितनी मासूम हमारी सुशा है उसे ये बात इतनी आसानी से थोड़ी ना समझ आने वाली थी। दूसरी तरफ न्यान बई यानी कि मिस्टर लुइस पार्टी में इंटर हो गया था और फौरन से सेक्रेटरी ने कॉल करके सुशा को भी उसके बारे में और उसके अपीयरेंस के बारे में बता दिया कि उसने ब्लैक सूट और सिल्वर कलर का मास्क पहन रखा है। अब पार्टी में सुशा और हुजियान की नजर सिर्फ उसी को ढूंढने पर थी। तभी सुशा की नजर लुइस पर पड़ी और उसके पास जाकर देखा तो वो न्यान बई था। उसे पूछने लगी कि न्यान बई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैंने मिस हुरुई को बहुत सारे चांसेस दिए कि वो मुझे ढूंढ ले, लेकिन वो है ही इतनी बेवकूफ कि उसे मैं नजर ही नहीं आ रहा। उसकी ये बात पीछे ही खड़े हुजियान ने भी सुन ली। अब वो तो समझ चुका था कि अच्छा न्यान बई ही मिस्टर लुइस है, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है सुशा को अपने करीब लाने के लिए। इसके इरादे मुझे कुछ और ही लग रहे हैं। जबकि सुशा वो तो अभी भी न्यान बई की बातों को मजाक समझ रही थी। उधर हुजियान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि कुछ और लड़कों को यहाँ पर इंटर करो, मैं तुम्हें एक पिक्चर भेज रहा हूँ, उनकी अपीयरेंस बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। मिस्टर न्यान बई अब तुम देखो कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कैसे कामयाब होने देता हूँ। दूसरी तरफ बेचारी सुशा, उसको एक ही अपीयरेंस के कई सारे लड़के नजर आने लगे और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि अब वो लुइस को कैसे ढूंढे, क्योंकि इतने सारे लड़कों में उसे कैसे पता चलेगा कि असल मिस्टर लुइस कौन है। इसी दौरान एक बार फिर से उसकी नजर न्यान बई पर पड़ी और उसके करीब जाने लगी, जबकि वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं इसके शक्ल को देखना चाहता हूँ जब इसे पता चलेगा कि मैं ही मिस्टर लुइस हूँ। जबकि वो तो इस पर ध्यान ना देते हुए आगे निकल गई बेचारा। दूसरी तरफ सुशा सोच रही थी कि अगर मैं ये गाना चलाकर इस पर डांस करना शुरू कर दूं तो मिस्टर लुइस जरूर सामने आएगा। थोड़ी देर तक वो डांस करती रही और दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि मिस्टर लुइस अभी तक आया क्यों नहीं, उनको तो आ जाना चाहिए था क्योंकि ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी न्यान बई उसे डांस में ज्वाइन कर लेता है और शायद सुशा भी उसे नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कोई भी सवाल नहीं किया। कुछ देर तक तो दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करते रहे, लेकिन हम देखते हैं कि सुशा इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसे बीच में टैंग जिंगशिंग की याद आने लगी। आज से 1 साल पहले जब सुशा ने कहा था कि मुझे डांस करना नहीं आता तो इस पर टैंग जिंगशिंग उसे कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। प्रेजेंट में वो आज के इवेंट को भूलकर उस लड़के से कहने लगी कि तुमने मुझे किसी की याद दिला दी, वो मेरा फियांसी था, हमारी शादी से 1 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन मैं आज तक उसे नहीं बुला पाई। इस पर न्यान बई बोला कि तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए और वो बोली कि मैं नहीं भूल सकती, अगर मैंने उसको भुला दिया और फिर मुझे किसी और से प्यार हो गया तो। इस पर न्यान बई स्पीचलेस हो जाता है, उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाया और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर सुशा ऊंची आवाज में उसे टैंगजिंग कह देती है, जिस पर वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर वहाँ से जाने लगा। सब लोग सुशा की तरफ देख रहे थे। हुजियान भी आकर उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तो वो बोली कि मुझे लगा जैसे मैंने टैंग जिंगशिंग को देख लिया हो। इस पर हुजियान कहने लगा कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं, शायद तुम उसे मिस बहुत ज्यादा करती हो, इसलिए ही तुम्हें उसके हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। जबकि सुशा की आंखों से आंसू आने लगे। नेक्स्ट सीन में न्यांची उसे डांट रही थी कि तुम जानते हो कि टैंग जिंगशिंग के फेस के साथ तुम कितने फेमस थे, अगर थोड़ी देर वहाँ पर और रुक जाते तो सबको पता चल जाता। 1 मिनट, कहीं तुम्हें सुशा से प्यार तो नहीं होने लगा? जवाब दो मुझे इस बात का। तुम जानते हो कि तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। जबकि न्यान बई गुमसुम होकर वहाँ पर बैठा हुआ था और फिर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा कि मैं थक चुका हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है। उसके जाने के बाद न्यांची को किसी की कॉल आती है जो पूछ रहा था कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। न्यांची बोली कि मैं नहीं जानती थी कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मगर वो बोला कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बताओ, मैं खुद ही इस मामले को हैंडल कर लूंगा। अब ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। न्यान बई सुशा के रूम में आकर उसे पूछ रहा था कि आज तुम ऑफिस नहीं गई क्या। तभी उसने देखा कि वो किसी हैंडसम लड़के को घूर घूर कर देख रही है। वो भी बहुत खुश होकर पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, लैपटॉप को अपने मुंह में घुसाओगी क्या, और इस लड़के में ऐसा भी खास क्या है। सुशा बोली कि पीछे हटो, तुम जेलस क्यों हो रहे हो। वो बोला कि मैं जेलस, और वो भी इससे बिल्कुल भी नहीं, इसके तो ये एब्स और 6 पैक्स भी सिर्फ टेम्परेरी लग रहे हैं, तुम्हें कुछ बेटर देखना चाहिए। सुशा बोली कि कुछ बेटर कहाँ है, कुछ बेटर। वो इधर उधर देखने लगी और तभी उसे रियलाइज
रियलाइज हुआ कि असल में वो अपनी बात कर रहा है। ये जानकर तो वो उस पर हंसना शुरू कर देती है कि प्लीज यहाँ पर मजाक करना बंद करो, मैं काम कर रही हूँ, कोलैबोरेशन के लिए नए इन्फ्लुएंसर ढूंढ रही थी, तुम जाओ यहाँ से। अब तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि क्या मतलब तुम लुइस को नहीं ढूंढना चाह रही? तो ये बोली कि नहीं, हुजियान कह रहा था कि मुझे सिर्फ एक पर नहीं टिकना चाहिए बल्कि और इन्फ्लुएंसर्स को भी देखना चाहिए। न्यान भाई गुस्सा हो गया कि वो तुम्हें जो भी बोलेगा क्या तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी? दोनों की इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। न्यान भाई उसे अपना लैपटॉप ओपन करने नहीं दे रहा था, जबकि सुशा नए इन्फ्लुएंसर्स पर काम करना चाहती थी। आखिरकार वो अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में न्यान भाई ने लैपटॉप पर अपना सब कुछ ओपन करके सामने रख दिया, क्योंकि वो चाहता था कि सुशा इसे देखे और उसे पता चल जाए कि मैं ही लुइस हूँ। लेकिन इससे पहले कि सुशा अपने रूम से बाहर आती, उसके रूम में से एक अजीब सी आवाज आई और जब न्यान भाई ने जाकर देखा तो सुशा अपने बेड से नीचे गिरी हुई थी। इवन के वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा पेन में थी और वो इस पेन को न्यान भाई से छुपाना चाह रही थी कि उसे इस बारे में पता ना चले। मगर न्यान भाई उसकी ये उल्टी पुल्टी हरकतें देखकर समझ गया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उठाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, और फिर उसे जबरदस्ती ले गया। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया। सुशा जानती थी कि उसे हेमोराइड इशू है। वो नर्स से कहने लगी कि क्यों ना डॉक्टर मुझे हेमोराइड के लिए कोई मेडिसिन दे दे। मगर नर्स कहने लगी कि अब सर्जरी बहुत जरूरी हो गई है, तुम अपने फैमिली मेंबर को अंदर बुलाओ ताकि वो कंसेंट पेपर पर साइन कर दे। सुशा बोली कि वो लड़का जो बाहर खड़ा है, नहीं नहीं उसे बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी न्यान भाई को ये पता लगने से कि इसे हेमोराइड इशू है। जबकि न्यान भाई अंदर आते हुए कहने लगा कि मैं जान चुका हूँ, कंसेंट पेपर पर साइन भी कर देता है। सुशा बोली कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? वो बोला कि तुम इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी तो मुझे सुनाई कैसे ना देता। वो बेचारी शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा की सर्जरी हो चुकी थी। आंटी न्यांची से बात करते हुए कह रही थी कि तुम काम की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसी दौरान वहाँ पर न्यान भाई आ जाता है उसके लिए कुछ सामान लेकर, जिसे देखकर वो दोबारा से अपना मुंह छुपा लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोला कि ऐसा भी क्या है, तुम मुझे देखकर अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? न्यांची को भी शक हो गया था कि शायद वहाँ पर न्यान भाई है, मगर तब तक कॉल कट गई। इधर सुशा कह रही थी कि जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे मैं अपना मुंह अंदर ही रखूंगी। ऊपर से न्यान भाई भी वही बैठ गया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी सुशा बाहर आते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे तुमसे शर्म आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में उसका गिरबान पकड़ना चाह रही थी, मगर जाने अनजाने में उसके ऊपर गिर पड़ी और एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया। इसी दौरान नर्स भी अंदर आ जाती है और इन दोनों को कहने लगी कि माना तुम दोनों कपल हो, मगर इसका जख्म अभी भी ताज़ा है, तुम दोनों को ख्याल रखना चाहिए। सुशा बोली कि नहीं, हम दोनों कपल नहीं बल्कि ये तो मेरा अंकल है। नर्स भी हैरान हो गई कि इतना यंग अंकल। उसे कहने लगी कि आपके हाथ पे क्या हुआ है, लाओ मैं इस पर मरहम लगा दूं। वो बोला कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन नर्स फिर भी उसके लगाने लगी। इसी दौरान उसे पूछ लेती है कि क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ। न्यान भाई समझ चुका था कि सुशा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। सुशा बोली कि सिस्टर जरा ध्यान से मेरे अंकल के अपीयरेंस पर मत जाना, ये 50 अबव है और 2 बार तो इनकी डाइवोर्स भी हो चुकी। नर्स उसकी ये बात सुनकर बगैर वीचैट लिए वहाँ से चली गई, जबकि न्यान भाई इसके पास आते हुए कहने लगा कि अच्छा तो मैं 50 अबव हूँ और 2 बार मेरी डाइवोर्स भी हो चुकी। सुशा बोली क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया? वो बोला कि नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जब वो मुझसे वीचैट मांग रही थी तो तुम काफी ज्यादा सैड हो गई थी। ये बात तो सच ही है। सुशा उसके इस सवाल से बचने के लिए वॉशरूम का बहाना कर देती है और फिर यहाँ आकर खुद से पूछ रही थी कि वाकई ही मैं सैड क्यों हो गई थी, या फिर मैं जेलस हुई? शायद मैं अभी भी उसे टैंग जिंगशिंग समझ रही हूँ, लेकिन बेवकूफ लड़की, वो न्यान भाई है, टैंग जिंगशिंग नहीं। थोड़ी ही देर में वो वापस आ गई। न्यान भाई को देखकर पूछने लगी कि तुम अभी भी यहाँ पर खड़े हो, गए क्यों नहीं? वो बोला कि इस सर्जरी के बाद तुम्हें बैठे नहीं रहना चाहिए, वरना तो तुम्हारा जख्म खराब हो सकता है। सर्जरी के बारे में बात करते हुए सुशा ने फौरन से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बताया कि खबरदार, अगर तुमने इसके बारे में किसी और को बताया तो ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। तब तक पीछे से हुजियान आ गया था। उसने इन दोनों को ऐसे करीब देख लिया और पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। सुशा अचानक से उसकी आवाज सुनकर कहने लगी कि अंकल के दांत में कुछ फंस गया था, मैं बस वही देख रही थी, और जबरदस्ती उसके दांत चेक करने लगी। आफ्टर दैट वो न्यान भाई को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी ताकि वो हुजियान के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, और खुद ही सारे सवालों के जवाब देती रही कि बस छोटी सी सर्जरी हुई थी, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो तुम्हें खुद भी तो नजर आ रहा होगा। आंखों ही आंखों में न्यान भाई को वो कुशन छुपाने के लिए कह रही थी कि हुजियान को शक ना हो जाए, लेकिन इधर हुजियान को थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या सीक्रेट हो सकता है कि तुम न्यान भाई से शेयर कर सकती हो मगर मुझसे नहीं। इवन के जब हुजियान ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तब भी वो ये
कह देती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं और वैसे भी अंकल मेरे पास है ना। ये बात भी हुजियान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद हमें लिफ्ट का सीन दिखाया गया जहाँ तीनों ही नीचे जा रहे थे। इस दौरान सुशा को अचानक से अपने पेट में गैस फील हो रही थी, तो वो दिल ही दिल में यही कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, कम से कम नीचे तो पहुँच जाए। हुजियान उससे कुछ पूछना चाह रहा था और वो बोली कि प्लीज मुझे टच मत करो। उसे समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। नियान भाई बोला कि तुम्हें समझ नहीं आई, वो कह रही है कि मुझे टच मत करो, फिर खुद ही उसे अपने करीब खींच लेता है और बेचारी सुशा उसने सबके सामने फार्ट कर दिया। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट की बात थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया और इसके बाकी के एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने न्यू चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जल्दी से जाकर उस पर क्लिक करें और इसके बाकी के एपिसोड्स भी मेरे नए चैनल पर एंजॉय करें। उस चैनल पर आपको सभी ड्रामाज मेरी वॉइस में मिलेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज लेकर आऊँ और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके।